तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें हम देखेंगे कि गुड्स की के सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहती है। इंपोर्ट करने के अलावा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा जब भी हम सप्लाई करते हैं गुड्स की, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है। और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहां पर लोकेशन सप्लायर और सर्विस और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की इंडिया में ही हो, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दैट इज, टैक्स हम कब लगाते हैं, जहां पर गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम्ड हुई, ना कि जहां प्रोड्यूस हुई। मान लिया कोई दिल्ली से हरियाणा में माल बेच रहा है, तो हरियाणा और दिल्ली दोनों अलग अलग है, तो डेस्टिनेशन हरियाणा में, तो हम उस हिसाब से टैक्स लगाते हैं। The determination of place of supply and the location of supplier is essential to ascertain the nature of supply, कि ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। सप्लायर दिल्ली में और सप्लाई हो रही है हरियाणा में, तो इंटर स्टेट है। सप्लायर भी हरियाणा में है और रेसिपिएंट सप्लाई भी हरियाणा में ही हो रही है, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी। सेक्शन 2 क्लोज 86 है सीजीएसटी एक्ट 2017 की, जो डिफाइन करती है प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब है, जो चैप्टर 5 आईजीएसटी एक्ट में लिखा है। दस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, हमें प्रोविजन देखने पड़ेंगे आईजीएसटी एक्ट के रिलेवेंट चैप्टर के अंदर। प्रोविजन सिंपल वर्ड से में, प्लेस ऑफ सप्लाई वो है जहां पर कंजम्पशन हो रही है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि माल या सर्विसेज कहां पर दी जा रही है। गुड्स जनरली टेंजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, तो उसमें इतनी दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि गुड्स हैं तो पता है माल कहां जा रहा है। सर्विसेज में दिक्कत आती है, क्योंकि सर्विसेज तो ये भी हो सकता है आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, है ना। अब ऑनलाइन आप आज ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो पता चला मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ऑनलाइन ही क्लासेस लेते हैं, आपने पेमेंट ली, तो आप बैठे हैं महाराष्ट्र में और मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, आप महाराष्ट्र में, लेकिन आप पता चला कहीं घूमने के लिए गए हैं या दिल्ली में ही आए हैं और ऑनलाइन क्लास दिल्ली में ही ले रहे हैं, तो मतलब बड़ी दिक्कतें हैं। सर्विसेज में बहुत दिक्कत है। तो हमारे पास सर्विसेज में क्या दिक्कत आती है कि जो डिलीवरी और सर्विसेज है वो ऑल्टर हो जाती है बहुत इजीली, अलग अलग टाइप की चेंजेस उसमें बड़े आराम से हो जाती है। जैसे टेलीकॉम सर्विसेज है, पोस्टपेड से प्रीपेड, प्रीपेड से पोस्टपेड, बिलिंग एड्रेस चेंज होना, रिपेयर मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर की, बैंकिंग सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज लेना, एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट ट्रांसफर, बहुत सारी चीजें। तो ये सर्विसेज, एटीएम है, अब एटीएम आप किसी भी बैंक का कहीं पर भी किसी और बैंक का भी यूज कर रहे हैं, तो सर्विसेज में थोड़ी सी समस्या है कि आपको कैसे प्लेस और सर्विस के बारे में पता चले। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर, आराम से कई बार पता नहीं चलता है क्योंकि टेंजिबल नहीं है कुछ भी। सप्लाइंग फॉर सप्लाइंग ए सर्विस, ए फिक्स्ड लोकेशन और सर्विस प्रोवाइडर is not mandatory and even the service recipient may receive service while on the move। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपने ट्रेन में जा रहे हैं दिल्ली टू मुंबई, रास्ते में मध्य प्रदेश आया, मध्य प्रदेश में आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई कि आपको खाना चाहिए अगले रेलवे स्टेशन पर, और नेक्स्ट रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है, वहां पर आपको खाना मिल गया। अब आप क्या क्या करेंगे, बड़ी दिक्कतें है ना। ऑनलाइन ही आप चलते चलते बुकिंग करा रहे हैं, ऑनलाइन ही सर्विस ले रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा समस्या है पता लगाना। समटाइम द सेम एलिमेंट में फ्लो टू मोर देन वन लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन और अदर सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे, ब्रिज, रिवर, एक स्टेट और दूसरे स्टेट, एक स्टेट से शुरुआत हुई और दूसरे स्टेट में एंड हुई, तो वहां पर भी अपने आप में काफी बड़ी समस्या हो जाती है। कॉपीराइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म, असाइनमेंट, तो ये सब चीजें हैं जो हमें दिक्कत कर सकती हैं।
मेट्रो कार्ड यूज हुआ है, वो नोएडा में भी चलता है, दिल्ली में भी चलता है, फरीदाबाद में भी चलता है, गाजियाबाद में भी चलता है। पेमेंट कहीं कर रहे हैं, यूज कहीं कर रहे हैं, है ना। कई बार सर्विसेज ऐसी होती हैं जो चेंजेस होती हैं, पहले थी ही नहीं। अब आप बताइए, पहले तो बहुत पहले केवल टीवी में न्यूज नेशनल चैनल्स आते थे, फिर केबल कनेक्शन शुरू हुए, तार आती थी उसके कनेक्शन होने लगे। अब तो ओटीटी आ गया, इंटरनेट से सब चलने लग गया, तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस भी आ जाते हैं। तो वेरियस एलिमेंट यूज फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज आर लोकेशन और सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन और सर्विस रिसीवर, जहां पर काम हुआ वो कौन सी जगह है, जहां कंज्यूम हुई सर्विस वो क्या है, एक्चुअल बेनिफिट जहां पर हुआ वो क्या है। तो ये सारी चीजें अलग अलग है। अलग अलग रूल्स भी हैं बी टू बी एंड बी टू सी ट्रांजेक्शन। आपको पता बी टू बी ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? बिजनेस टू बिजनेस और बी टू सी कंज्यूमर या कस्टमर कंज्यूमर। तो बी टू बी सी है कंज्यूमर, क्योंकि बी टू बी में कस्टमर तो दूसरा बिजनेस भी हमारा कस्टमर है, लेकिन वो कंज्यूमर नहीं है। बी टू सी मतलब बिजनेस से कंज्यूमर को जो सर्विसेज हो रही है। तो बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में सप्लाई जो करी जाती है वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर दूसरे रजिस्टर्ड सप्लायर को देता है सप्लाई, है ना। और जो रेसिपिएंट है वो आईटीसी भी क्लेम करता है। तो यहां पर क्या होता है, एक की एसेट एक की लाइबिलिटी ऐसे ट्रांसफर होती रहती है। एक का इनपुट एक का आउटपुट जीएसटी हो जाता है, एक का इनपुट जीएसटी होता है, तो ये चलता रहता है, चेन चलती रहती है ना। तो बी टू बी ट्रांजेक्शन जहां होती है, लोकेशन और रेसिपिएंट टेक्स केयर इन ऑलमोस्ट ऑल द सिचुएशन एज देयर क्रेडिट टू बी टेकन बाय द रेसिपिएंट। तो यहाँ इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि रेसिपिएंट को आईटीसी लेना है तो उसकी लोकेशन उसका एड्रेस सब कुछ पता होता है। भाई मैं आपको बिल बना रहा हूँ और आप अननोन है, पैसे दिए ले गए सामान, मुझे पता ही नहीं कुछ। लेकिन अगर आपका भी बिजनेस है, सारा इनवॉइस बन रहा है, बार बार होती है ट्रांजेक्शन, तो आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, कहाँ ऑफिस है, सब पता है। आपका जीएसटी नंबर भी पता है ना। The supply is consumed only when a B2B transaction is further converted into B2C। अब A ने B को माल दिया, दोनों ही बिजनेस है, B ने C को दिया, दोनों ही बिजनेस है, C ने D को दिया, ये एंड यूजर है। तो यहाँ पर ये कंजम्पशन होगी, खत्म होगी लास्ट में, वरना हर कोई तो आईटीसी लेता रहेगा बीच बीच में। अल्टीमेटली सारा टैक्स किसकी जेब से जाएगा? जो कंज्यूमर है, मतलब डी, एंड यूजर है जो। इन रेस्पेक्ट ऑफ B2C ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू कंज्यूमर transaction, the supply is made to an unregistered person। कंज्यूमर जनरली क्या होता है? अनरजिस्टर्ड, वो कंज्यूम करता है, तो टैक्स असली में उसकी जेब से निकलकर गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। तो प्रोविजन क्या है ये पता लगाने के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी में क्या होगा। तो चैप्टर 5 है आईजीएसटी एक्ट, जिसमें सेक्शन 10 to 14 है ना। प्रेस्क्राइब करता है बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल रूल फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस। These provisions prescribe the provision relating to place of supply of goods and service in domestic as well as cross-border transaction। इंटरमीडिएट लेवल पर हमारी जो डिस्कशन है वो लिमिटेड रहेगी प्लेस ऑफ गुड्स एंड सप्लाई इन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, सेक्शन 10 एंड 12 ओनली। अब ये 10, सेक्शन 10 और 12 ये आईजीएसटी एक्ट का है, और सेक्शन 10 जो हमने एक अभी अभी हमने करा था कंपोजिशन स्कीम के लिए, सेक्शन 10 वो सीजीएसटी एक्ट का था, और ये सेक्शन 10 आईजीएसटी एक्ट का है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। कुछ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन डेफिनेशंस है यहाँ, जैसे कंटिन्यूअस जर्नी। तो जर्नी का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस जर्नी मीन्स ए जर्नी फॉर विच ए सिंगल और मोर देन वन टिकट इज इशूड फॉर द सेम टाइम, ईदर बाय सिंगल सप्लायर और थ्रू एन एजेंट जो एक से ज्यादा सप्लाई सर्विसेज करता है। No stop over between any of the legs of the journey for which one or more separate ticket or invoice are issued। तो हमारी कंटिन्यूस जर्नी है, एक से मान लिया दो कई बार हवाई जहाज भी ऐसे होते हैं, आपने यहाँ से मुंबई की टिकट ली, लेकिन यहाँ से हवाई जहाज जाएगा पहले जयपुर, फिर जयपुर से मुंबई जाएगा।
लेकिन वहां उतरना मना है, भैया यही चल रहा है, तो उसे कंटिन्यूस जर्नी बोल देंगे। For the purpose of this clause, the term stopover means a place where a passenger can dismount either for transfer to another conveyance or break his journey for a certain period in order to resume it for the later point of time। और कन्वेंस का मतलब वही है, वेसल, एयरक्राफ्ट है, व्हीकल वगैरह। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट यूज होगा तो उसका मतलब क्या होता है, अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस एंड सुटेबल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल। मतलब ये बीच बीच में कुछ है जो यूज होंगी डेफिनेशंस। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, कई बार होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो सर्विस को ले रहा है, रेसिपिएंट है उसकी लोकेशन, तो उसका मतलब क्या है। Where a supply is received at a place of business for which registration has been obtained, the location of such place of business। मैंने सप्लाई करी और आपको सप्लाई करी, आप रजिस्टर्ड है, जीएसटी में आप कौन है, रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन वगैरह आपका तो फिर बिजनेस है, आप रजिस्टर्ड है, जीएसटी डिपार्टमेंट को पता भी है आपका ये ऑफिस है, ये एड्रेस है, तो वो वाली लोकेशन ही रेसिपिएंट मानी जाएगी, सर्विस यहीं पर हुई है। जहां सप्लाई बिजनेस प्लेस पर नहीं है, where a supply is received at place other than the place of business for which registration has been obtained। मान लिया आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, लेकिन जिस जगह का रजिस्ट्रेशन ले रखा है वहां सर्विस नहीं ले रहे आप, सर्विस कहीं और ले रखा है, मतलब फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर, कहीं और ले रहे। जैसे आप रजिस्टर्ड है दिल्ली में रजौरी गार्डन में, लेकिन आप अशोक विहार में सर्विस ले रहे हैं, तो जो अशोक विहार में सर्विस ले रहे हैं तो वो अशोक विहार वाली जगह ही रेसिपिएंट मानी जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां तो आप लोग सर्विस ले ही नहीं रहे, तो उसे नहीं लिया जाए। मान लिया सप्लाई आप एक से ज्यादा जगह लेते हैं, चाहे वो प्लेस ऑफ बिजनेस है या और कोई जगह, तो द लोकेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द रिसीट ऑफ सप्लाई, जहां ज्यादा जरूरी सप्लाई हो रही है उसको हम मान लेंगे। दो जगह हैं, दोनों में से ज्यादा जहां मेन सप्लाई हो रही है उसे ले लेंगे। इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस द लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ रेसिपिएंट, नहीं तो नॉर्मली रेसिपिएंट जहां पर ले रहा है सर्विसेज, मान लिया आपने एसी की सर्विस कराई, तो एसी कहाँ है जहां सर्विस हो रही है, वो जगह रेसिपिएंट की लोकेशन हो जाएगी, सही है ना। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, सप्लाई रिसीव्ड एट प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस उसे ही हम लोकेशन मान लेंगे। कहीं और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, कहीं और जगह, तो उस जगह को ले लेंगे। एक से ज्यादा प्लेस पर आप सर्विसेज ले रहे हैं, तो जो लोकेशन ज्यादा जरूरी, ज्यादा डायरेक्टली लिंक है उसको ले लेंगे। अगर मान लिया आप सप्लाई किसी रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, तो वो उसका घर वगैरह जहां सप्लाई ले रहा है वो हम जगह मान लेंगे, लोकेशन है रेसिपिएंट की। वो बिजनेस है नहीं, बिजनेस नहीं है तो रेजिडेंस वगैरह पे जहां पर भी सर्विसेज ले रहा है वो वाली जगह को मान लेंगे। लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो सर्विस ले रहा है उसकी लोकेशन। अब क्या कर रहे हैं हम, जो सप्लायर है उसकी लोकेशन कैसे पता चले। Where a supply is made from a place of business for which registration has been obtained, the location of such place of business। मान लिया मेरे यहाँ कार की सर्विस होती है और मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं, मेरे यहाँ सर्विस होती है कार की, आप अपनी कार लेकर आए मेरे यहाँ और मैंने सर्विस कर दी, तो लोकेशन क्या है, जहां सर्विस हुई है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड जगह है।
where supply is made from a place other than the place of business for which registration has been obtained, that is to say fixed establishment elsewhere, the location of such fixed establishment. मैंने एक इस जगह का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, लेकिन सर्विस आपकी यहां पर हुई है, तो जहां सर्विस हुई है उस जगह को ले ले। बात समझ में आती? Where supply is made from more than one establishment, तो जहां एक से ज्यादा है तो जो ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है उस जगह को। तो जो रेसिपिएंट के लिए थे वही हमारे रूल सप्लायर के लिए, कुछ और नहीं है। तो जहां पर सप्लायर ने जगह जहां से आपको सर्विस दी है वही मानी जाएगी। तो वही सारी बातें लिखी है, अगर सप्लाई करिए अपनी जगह से जहां रजिस्ट्रेशन है तो वो, कहीं और से तो वो जगह, एक से ज्यादा तो जो डायरेक्टली कंसर्न है, अगर कोई भी जो सप्लायर है अनरजिस्टर्ड वगैरह है, घर से कोई काम कर रहा है, तो जो रेजिडेंस का सप्लायर का रेजिडेंट है वो वाला हम जगह ले लेंगे। As already pointed out, the location of supplier of goods is not defined in the law. Only the location of supplier of service is defined. Services being intangible, उसमें दिक्कत आती है। गुड्स में इतनी दिक्कत नहीं आती है ना। गुड्स के केस में ये आराम से हम पता लगा लेते हैं लोकेशन क्या है, क्योंकि हम सप्लाई करेंगे, सामान कहाँ उतारा है ये भी हमें आराम से पता चल जाए। प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या क्या आता है, जहां से हम बिजनेस चलाते हैं, जनरली वेयर हाउस, गोडाउन वगैरह भी आ जाता है। और अगर कोई और है, ए प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसे भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है। और इसके अलावा अगर कोई टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड है बिजनेस में एजेंट के थ्रू, तो उसे भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं, डेफिनेशन तो हो गई, अब हम बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। पहले हम किसको समझ रहे हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्टेड या एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे, इंडिया के अंदर ही सेल हो रहा है, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाए गुड्स के केस में? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 आईजीएसटी एक्ट का, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शैल बी एज अंडर क्लोज ए। तो सेक्शन 10(1)(a) क्या कहता है? जहां सप्लाई में इन्वॉल्व है मूवमेंट ऑफ गुड्स, माल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, भेजा जा रहा है, वेदर बाय द सप्लायर और रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, चाहे वो सप्लायर माल भेज रहा है, चाहे रेसिपिएंट माल ले रहा है, या थर्ड पर्सन माल भेज रहा है। The place of supply of such goods shall be the location of goods at a time with the moment of terminate or delivery. तो जहां पर माल अल्टीमेटली पहुंचाया है वो सप्लाई ऑफ गुड्स का प्लेस माना जाए, जहां पर माल अल्टीमेटली मूवमेंट टर्मिनेट हुई है, जहां पर माल का चलना घूमना फिरना बंद हो गया। बी क्लोज क्या कह रही है? वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer or document of title or otherwise, it shall be deemed that said third person has received the goods, and the place of supply of such goods shall be the principal place of the business of such person. ये क्या कह रहा है, इसे ध्यान से समझते हैं। अभी हम एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस में 10(1)(b) के एग्जाम्पल भी करेंगे, समझेंगे भी कि जहां पर डिलीवरी हो रहा है और यहाँ थर्ड पर्सन ने, कई बार क्या होता है, आपने माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा, दिल्ली से हरियाणा माल जा रहा है, ए दिल्ली में उसने माल बेचा, बी कहाँ है? हरियाणा में, उसके पास माल जा रहा है। बी ने कहा इस माल को रास्ते में हरियाणा की बजाय पंजाब पहुंचा दो, एक थर्ड पार्टी भी आ गई, तो उस सिचुएशन में सब क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एग्जांपल समझेंगे। जहां सप्लाई में इन मूवमेंट ही नहीं है, सप्लाई में जहां मूवमेंट ही नहीं है जी, कैसे नहीं है मूवमेंट? आप मेरी दुकान पर आए, आपने पैसा दिया, मैंने सामान आपको पकड़ाया, आप उठाकर चले गए,
तो मूवमेंट नहीं है ना, मूवमेंट तब है जब आपके पास में माल पहुंचा रहा हूं, आप खुद ही आए और सामान ले गए, तो इसे हम कहते हैं कि मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो जहां पर द प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी द लोकेशन ऑफ द टाइम ऑफ डिलीवरी, जिस जो दुकान है जहां पर हम आपको सामान दे रहे हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये सी है या डी है क्लॉज? सी है, इससे पहले भी सी थी, इसी के दो पार्ट हैं क्या, या सेम ही आ गया? अच्छा, डी आ गई अब। Where the goods are assembled or installed at site, the place of supply shall be the place of such installation of assembly. जहां माल आकर के इंस्टॉलेशन असेंबली हो रही है वो मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। मान लिया आपने मेरे से मशीन खरीदी, और मशीन आपने वेस्ट बंगाल में जाकर लगाई, तो कहां पर इंस्टॉल हुई है? वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल ही प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए। Where the goods are supplied on board a conveyance including a vessel, an aircraft, a train or motor vehicle, the place of supply shall be the location at which such goods are taken on the board. अब क्रूज में जा रहे हैं, कभी गए हैं क्रूज में? पिक्चर देखिए दिल धड़कने दो, कौन सी है? टाइटैनिक है, दिल धड़कने दो है, वहां पर क्या होता है, क्रूज पे चल रहा है सब। अब आपने वहां पर घड़ी खरीदी क्रूज में, तो क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई वही तो है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइन, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइन इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। तो इसको एनालाइज करते हैं सेक्शन 10 को। तो सेक्शन 10 प्रेस्क्राइब करता प्रोविजन सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, और वो भी कौन सी? डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो विद इन द इंडिया हो रही है, इंडिया में इंपोर्ट हो रही है या इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है, उनकी बात नहीं कर रहे। तो इसमें 5 रूल है, वो 5 रूल क्या है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 5 रूल के बारे में बात कर रहा है। जहां मूवमेंट होती है, ठीक है, जहां पर माल डिलीवर होता है, बिल टू शिप टू मॉडल, सप्लाई में मूवमेंट है ही नहीं, गुड्स असेंबल्ड हो रहे हैं या कहीं बोर्ड कन्वेंस में माल दिया गया है, तो ये 5 चीजों के बारे में बात होती है। तो इसको हम सबको ध्यान में देखते हुए सबके साथ एक एक चीज समझते हैं और विद एग्जांपल। तो सेक्शन 10(1) ए कह रहा है सप्लाई जहां पर मूवमेंट हो रही है, तो इनके सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो लोकेशन क्या होगी? जहां पर मूवमेंट खत्म होती है उसे हम क्या बोलेंगे? लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जहां पर मूवमेंट खत्म हो रही है। The location of goods is a question of fact to be ascertained by observing the journey that the goods be supplied made from their origin to termination. The movement, however, can be undertaken by supplier or recipient or any other person like transporter. सप्लायर खुद माल छोड़ने जा सकता है, रेसिपिएंट खुद ले जा सकता है, या रेसिपिएंट किसी को कह सकता है, या थर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टर के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, it is important to understand that provision does not apply in cases where there is no movement. मूवमेंट नहीं है तो उसके लिए ये नहीं लगेगा 10(1) है। Also, the provision does not link itself to transfer property in goods but to the movement of goods. तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 1, बब्बन प्राइवेट लिमिटेड नासिक में महाराष्ट्र में है। इन्होंने 10 रेफ्रिजरेटर छगन प्राइवेट लिमिटेड को पुणे में महाराष्ट्र में दिए हैं फॉर डिलीवरी एट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ छगन प्राइवेट लिमिटेड इन पुणे। तो बब्बन है नासिक में, छगन है पुणे में, तो नासिक से पुणे डिलीवरी हो रही है, तो कहां पर हो रही है सप्लाई? तो पुणे महाराष्ट्र क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल नंबर 2, बब्बन प्राइवेट लिमिटेड नासिक है, इन्होंने अब 20 रेफ्रिजरेटर बेचे हैं ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है ना, अहमदाबाद गुजरात। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी?
ढक्कन, ठीक है। अब है 10(1)(b). तो सेकंड है 10(1)(b), जो कहता है सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू रेसिपिएंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। जो मैंने कहा था, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसे बिल टू शिप टू सप्लाई भी बोल देते हैं। तो क्लोज बी क्या कहती है? प्रोविजन है डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केसेस वेयर देयर इज ए ट्रिपलाइट अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई। 3 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसे कॉमनली हम कहते हैं बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन, जहां पर सेल होता है और रास्ते में ही माल है और ओरिजिनल बायर और आगे किसी को सेल कर देता है, ठीक है ना। ए ने बी को माल बेचा, अब बी के पास जा रहा, बी ने सी को बेच दिया, तो इसको हम बिल टू शिप टू बोल देते हैं। If the goods are delivered to a recipient or any other person by supplier, तो A मान लिया B को दे रहा है माल, ठीक है ना। If the goods are delivered to recipient or any other person by the supplier on the instruction of third person, original buyer, तो original buyer C है मान लिया। ओरिजिनल बायर कौन है? C। इसे हम थर्ड पर्सन कह रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले इसे बेचा था, फिर इसने इसे बेच दिया, तो सी ने ए से कहा भैया बी को ही दे दो, तो ए किसे सप्लाई कर रहा है? बी को। किसके कहने पे? सी। तो मेनली अब सप्लायर कौन है? अब सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? तो इसलिए जो ओरिजिनल बायर था उसे हम थर्ड पर्सन बोल रहे हैं, क्योंकि ना वो अब सप्लायर है ना रेसिपिएंट, लेकिन ओरिजिनल बायर वही था, है ना। बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट बट नॉट आफ्टर द मूवमेंट टर्मिनेट, whether or not there is a transfer or document title, it is deemed that the third person has received the goods and the place of supply is the principal place of business of such third person। तो ये क्या कह रहा है? हम ये एज्यूम करेंगे ये माल है ना ए से बी पर सीधा नहीं जा रहा, ये माल यहां पर होगा फिर यहां जा रहा है, ऐसा एज्यूम करेंगे, सीधा ए से बी पे नहीं जा रहा। In some simple words, where goods are delivered by the supplier to the recipient at the instruction of third person, the place of supply is the principal place of business of such third person and not the actual recipient. It is important to identify the two supply involved in this transaction. यहां पर दो सप्लाई है, देखो ए, जो ए है वो किसे माल दे रहा है? बी को, लेकिन ओरिजिनल बायर कौन था? तो हम ये मूवमेंट मान रहे हैं, तो दो सप्लाई हो गई। यहां ए ने जो सी को करी वो एक सप्लाई, और सी ने जो बी को करी ये दूसरी सप्लाई, ठीक है। तो यहां दो सप्लाई मानी जाएंगी। अगर इसके नाम में चेंज कर दूं, आपको कंफ्यूजन हो, मान लिया ए ने बी को माल बेचा था, अभी माल बी को भेजा नहीं गया, पहुंचा नहीं, बी ने इसे सी को भेज दिया, लेकिन बी ने ए से कहा सीधा भेज दो भैया सी के पास, तो बी यहां पर हम इसे थर्ड पर्सन बोल रहे हैं। अब तो मूवमेंट हमें हम ये मान रहे हैं ए ने माल तो दिया सी को, लेकिन हम मान रहे हैं ए ने बी को दिया और बी ने सी को दिया। तो एक सप्लाई क्या है? जो सप्लायर थर्ड पर्सन को कर रहा है, मतलब ए बी को कर रहा है, और एक सप्लाई है जो सेकंड सप्लाई है जो बी सी को कर रहा है, जो एक्चुअल में नहीं कर रहा है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो कर रहा है। दिस प्रोविजन डील ओनली विद द फर्स्ट लिमिट ऑफ सप्लाई, दैट इज सप्लाई ऑफ बाय द सप्लायर टू थर्ड पर्सन। तो सेक्शन 10(1)(b) केवल ए से बी, जो ए से थर्ड पर्सन को पहली वाली सप्लाई है उसी के बारे में बात कर। सेकंड जो है सप्लाई बाय थर्ड पर्सन टू रेसिपिएंट विल बी गवर्न बाय द सेक्शन 10(1)(a), जो इससे पहले हमने कहा था। इससे पहले हमने क्या कहा था? मूवमेंट हो रही है और जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगी वो रेसिपिएंट है। तो यहां देखो क्या है, ए मान लेते हैं दिल्ली में, बी कहां है? मुंबई में, और सी है गोवा में, ठीक है। तो ए ने बी को माल सब बेचा, मुंबई बेस्ड है, माल अभी सप्लाई होने का था, बी ने सी को गोवा में भेज दिया, तो बी ने ए से कॉल करके कहा माल पहुंचा दो, कहां पर? गोवा में। लेकिन
1B के हिसाब से ये माना जाएगा कि ए ने बी को सप्लाई करा है मुंबई में, ठीक है। तो क्या लगेगा, IGST। 10(1)A लगेगा इस पे, ये माना जाएगा बी ने सी को भी सप्लाई करा है, क्योंकि वो टर्मिनेट हो गया है, माल सी के पास पहुंचकर रुक गया है, तो बी ने सी को भी सप्लाई करा, वो 10(1)A में पिछला वाला माना जाए, तो 2 सप्लाई मानी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले सप्लाई ए ने करी है, सप्लायर कौन है, ए, और कहा है, न्यू दिल्ली, और इसने माल किसे सप्लाई करना था, बी को, कौन है, हरियाणा। तो इसने क्या करा, इनवॉइस इशू कर दिया बी को, है ना। तो इसने क्या करा, ए ने बी को इनवॉइस इशू कर दिया, समझ रहे हो। लेकिन माल इसने बी हरियाणा को भेजना था, लेकिन बी ऑफ हरियाणा ने इसे इंस्ट्रक्शन दिया, क्या, कि माल आप सी के पास पहुंचा दो जो दिल्ली में ही है, ठीक है। अब अगर हम इसमें 10(1)A और 10(1)B दो अलग अलग सप्लाई मिक्स ना करें अगर, तो ये माना जाएगा ए ने सी को सप्लाई करा, और अगर ए ने सी को सप्लाई करा, ए कहां है, सी कहां है, तो ये इस पर CGST और SGST लगेगा, नॉर्मल, विद इन द सेम स्टेट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ए का ओरिजिनली किससे बात हुई थी, और वो कहां है, हरियाणा में, तो यहां क्या लगेगा, और ये सप्लाई बी लोकेशन कहां की मानी जाएगी, हरियाणा की, कौन सा, 10(1)B के हिसाब से, बिल टू शिप टू वाले रीजन, और बी को थर्ड पर्सन बोला गया। अब फिर ये माना जाएगा एक और सप्लाई है जो बी ने किसे करी है, बी कहां है, और सी कहां है, अगेन IGST, ITC वगैरह मिल जाएगा, वो पता लगे, लेकिन दो इंटर स्टेट मूवमेंट एज्यूम करी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ए की सप्लाई विद इन द सेम स्टेट मानी जाती। ये कौन से में आएगा, 10(1)A में, ठीक है, क्लियर हुआ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। Even though Section 2, Clause 93 of CGST Act define a recipient as the payer of the consideration, तो रेसिपिएंट होता है जो पेमेंट करता है ना, तो जो भी पेमेंट करता है उसे क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट वो है एक्चुअल में जो माल ले रहा है और पेमेंट कर रहा है, और थर्ड पर्सन जो वो है जो मजे ले रहा है बीच में, और डिलीवरी के लिए बोल रहा है, बीच में पैसा भी कमा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा था, क्या बोला था, इसे हमने कहा इन्वॉल्व करा था, 10(1)B में, और फिर 10(1)A में एक और डिलीवरी मानी जाएगी, कौन सी, जो बी ने सी को करी। समझ में आ गई बात। अब है थर्ड, सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स है ही नहीं। अब अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है ही नहीं, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, कि माल वहीं पर ही हो रहा है। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जिस समय डिलीवरी हो रहा है वही लोकेशन डिलीवरी की मानी जाएगी जिस समय है, क्योंकि मूवमेंट तो है ही नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली में है, उन्होंने एक लीज करी है मशीन 8 लाख रुपए की, ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन ए मंथली रेंट ऑफ 35,000। 12 महीने के बाद ग्रेविटी लिमिटेड ने कहा कि उन्हें यह मशीन 5 लाख में बेच दी जाए, और न्यूटन मान गया। अब बात समझो, न्यूटन का है दिल्ली में, और ग्रेविटी का है नोएडा में। तो उन्होंने पहले सप्लाई और सर्विसेज के लिए ये मशीन ली किराए की, तो दिल्ली वाले ने नोएडा में ये मशीन भेज दी। अब किराए की चल रही है, किराया दे रहा है। ये बहुत बार होता है,
कि मैं आपको किराया दे रहा हूं, मैंने कहा यार ये मुझे ही दे दो ना, बताओ कितने पैसे, और तय होकर मैंने आपको पैसे दे दिए। लेकिन वो मशीन तो मेरे पास ही रखी है, मैं ऐसे जो है किराएदार की तरह उसे किराए पे लेकर के यूज कर रहा था, तो उसका मूवमेंट तो हुआ ही नहीं, वो तो मेरे पास ही रखी है। तो यहां लिखा है 10(1)(c) में क्या लिखा है, जहां मूवमेंट ही नहीं है तो जहां पर माल है वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पर कोई मूवमेंट तो है नहीं, तो लोकेशन मशीन की नोएडा में है, तो नोएडा ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, गंगाधर लिमिटेड मुंबई ने एक नई ब्रांच खोली है गुरुग्राम हरियाणा में। इट परचेजेस ए बिल्डिंग फॉर ऑफिस फ्रॉम गजोदर बिल्डर्स गुरुग्राम। It also entered into a separate contract with Gajodhar builder for purchase of pre-installed office furniture and fixtures in the building. तो इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है। दो देर विल बी नो जीएसटी लाइबिलिटी ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग पर शेड्यूल 3 में कवर है तो वहां जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन ऑफिस फर्नीचर और फिक्चर्स पर तो जीएसटी लगता है। लेकिन मूवमेंट तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो वही है। ये अब घर की मूवमेंट थोड़ी ना होगी, मैं घर खरीद रहा हूं तो घर मेरे पास चल के थोड़ी ना आएगा, घर तो वहीं का वहीं है, तो वहां मूवमेंट तो कुछ है नहीं। और फिक्चर्स में लेकर अपने घर नहीं ले जा रहा, वहीं का वहीं है जिस बिल्डिंग में मुझे चाहिए, तो कोई मूवमेंट नहीं है, तो हमारी सप्लाई वही मानी जाएगी गुरुग्राम प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ गुड्स। If the supply involved goods which are to be installed or assembled at site, the place of supply is the installation. मैंने एक टीवी खरीदा, और जिससे मैंने टीवी खरीदा दुकानदार से, मैंने उससे कहा कि भैया ये टीवी मेरे यहाँ इंस्टॉल कर दो। मैं खुद थोड़ी ना इंस्टॉल करूंगा, तो इंस्टॉलेशन करा रहा है, तो जहां पर इंस्टॉलेशन करा रहा है वही लोकेशन ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। दिस इज ए केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स, जहां पर दो सप्लाई इन्वॉल्व है, एक तो गुड्स की सप्लाई, दूसरा इंस्टॉलेशन के सर्विस चार्ज, सर्विस चीज, सर्विस है ना, सप्लाई और सर्विसेज। द प्रिंसिपल सप्लाई, अब ये नेचुरली बंडल्ड है, याद है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पढ़ा था हमने, याद है? कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होती है और मिक्स होती है अलग अलग, तो ये तो नेचुरली बंडल्ड है ना। भाई टीवी खरीदूंगा तो इंस्टॉलेशन तो कराऊंगा ही, समझ रहे हो? तो इसे हम नेचुरली बंडल मानेंगे और प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट ही लगेगा पूरे। क्या है? घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड एक मशीन खरीदी है धूम प्राइवेट लिमिटेड से, और इंस्टॉलेशन हो रहा है नोएडा में। तो इंस्टॉलेशन कहाँ हो रहा है? नोएडा में, ठीक है। तो घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड का नोएडा ऑफिस को ही लोकेशन माना जाएगा सप्लाई। प्योर रिफाइनरीज मुंबई में उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है मोगली लिमिटेड को, रांची में मशीन सप्लाई करनी है, असेंबलिंग होगी पावर प्लांट कच्छ गुजरात में। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द साइट ऑफ असेंबली ऑफ मशीन दैट इज कच्छ, इवन दो प्योर रिफाइनरी इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो कहां पर जो सप्लाई हो रही है, असेंबली हो रही है गुजरात में, तो गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर ये सब नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि इंटर स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड, व्हेन गुड्स आर सोल्ड सप्लाइड ड्यूरिंग ए जर्नी, तो ये डिफिकल्ट है, क्योंकि पानी में जा रहे हैं तो नापेंगे थोड़ी ना कौन सी स्टेट में बहते हुए जा रहे हैं या रोड पर जा रहे हैं। अब हम हवाई जहाज पे जा रहे हैं उड़ते हुए, उड़ रहे हैं हम, कभी गए हो हवाई जहाज में उड़ते हुए? हैं? सपने में आज सोते हुए सोच रहे हम सब हवाई जहाज में जाएंगे, जरूर सपने में आप हवाई जहाज में उड़ते हुए जाएंगे। तो चलो मैं हवाई जहाज में जा रहा हूं, तो वैसे तो बहुत ही गंदा खाना होता है, खाना भी नहीं चाहिए उसमें, एक वीडियो में शेयर भी कर दूंगा, वो अलग ही तरीके का प्रिजर्व्ड होता है। तो हवाई जहाज में आप कभी भी जाएं खाना नहीं खाना चाहिए, कि लोग दिखावे के चक्कर में खाते हैं, बेवकूफ होते हैं। तो सपोज कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वहां, तो वो कह रहे हैं 200 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है,
वो देखो, क्या एरोप्लेन से बाहर झांक कर देखो कि कहाँ उड़ रहे हैं, कौन सी स्टेट में क्या है, कुछ थोड़ी ना। तो फिर वहां क्या होगा, ये तो बड़ी समस्या हो गई ना। दिल्ली से उड़े, मुंबई पहुंचे, बीच में कोल्ड ड्रिंक पी, अब कैसे पता चलेगा। तो it becomes difficult to determine the place of supply of goods, whether in the location where the journey originate, जहां से उड़े वो माना जाए, जहां उड़कर पहुंचना वो माना जाए, या बीच का रास्ता माना जाए। तो सेक्शन 10(1)(e) specifically provide for determination of place of supply of goods supply on board a conveyance. Examples of goods supply on board a conveyance can be books and miscellaneous items supplied by hawkers in train. हमने ट्रेन में किसी से जो है किताब खरीद ली, कुछ खरीद लिया, तो क्या माना जाएगा। तो 10(1)(e) कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंशन लाइक एयरक्राफ्ट, ट्रेन, वेसल, मोटर कार इज द लोकेशन वेयर सच गुड्स हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड। लोकेशन वेयर सच गुड्स हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड, जहां ये माल चढ़ाया गया था वो वाला लोकेशन माना जाए। Place of supply of goods supply on board a conveyance is determined under this provision even if the supply has been made by any of the passenger on board the conveyance and not by the carrier of the conveyance. The place of supply of goods supply on board a conveyance is determined under the provision even if the supply has been made by any of the passenger on board the conveyance and not by the carrier of the. कोई बीच में भी सामान बेच रहा है तो भी वही यही माना जाएगा। एग्जाम्पल, मोरिया बोर्ड द न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन, न्यू दिल्ली में बैठे, ही सेल द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम एट दिल्ली इन द ट्रेन एट जयपुर। तो जयपुर में उन्होंने सामान बेचा, लेकिन सामान कहां से लेकर गए थे। द प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स इज द लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, दैट इज न्यू दिल्ली एंड नॉट जयपुर। तो माल बेचा जयपुर में, लेकिन माल लेकर कहां से चले थे, तो दिल्ली ही माना जाए। कुछ ना कुछ तो रूल बनाना ही पड़ेगा ना। तो ये हमने आज की क्लास कंप्लीट करी है, चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, आज की क्लास कंप्लीट करी है, जिसमें हम मूवमेंट गुड्स के लिए हम देख रहे थे सप्लाई के क्या रूल है, लोकेशन और सप्लाई ऑफ गुड्स क्या कहाँ की मानी जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे।